Hello everyone, I am Ayushi Srivastava, your one and only English educator, and today again I am welcoming you all to the platform of Chanakya classes. Okay, so dear students, आज हम अपने लिटरेचर बुक का फर्स्ट पोम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. अब तक तो नाम गेस कर लेना चाहिए कौन सी है वो पोम. उस पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो. क्या नाम है उस पोम का? डस्ट ऑफ स्नो. नाउ डस्ट ऑफ स्नो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइए भाई. डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक्चुअली हमें बता रहा है कि कैसे नेगेटिव एंटिटीज जो हैं, ठीक है, क्या नेगेटिव एंटिटीज जो हैं वो कैसे एक ह्यूमन की लाइफ को पॉजिटिविटी से फिल कर सकती हैं. किससे फिल कर सकती हैं? पॉजिटिविटी से फिल कर सकती हैं. ओके, इस पोम में हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी नेचर की नेगेटिव क्रिएशंस हैं, पर क्या नेचर के कभी नेगेटिव क्रिएशंस हो सकते हैं? नेचर तो खुद हमेशा इंसानों की मदद करती है. यस, ठीक है. नेचर जो है उसको हम किसकी तरह मानते हैं? गॉड की तरह. तो क्या गॉड कभी भी किसी का बुरा चाहेंगे? वो क्या चाहेंगे कि हमेशा अच्छा ही हो, पॉजिटिव ही हो. तो यहाँ पर सिमिलरली क्या होता है कि हम नेचर की दो ऐसी एंटिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें ह्यूमंस ने कैसे सिंबलाइज किया है? नेगेटिव सिंबलाइज किया है. हमने कहा है कि ये जो दो एंटिटीज हैं ये नेगेटिव हैं. ये जो दो एंटिटीज हैं ये हमेशा क्या लेकर आएंगी? नेगेटिविटी लेकर आएंगी हमारे पास. पर क्या ऐसा सच में होता है? चलिए पढ़ते हैं और फिर देखते हैं. ओके, अबाउट द पोएट. सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे पोएट साहब आखिर हैं कौन. तो हमारे जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. पढ़ लेते हैं. द शॉर्ट एंड स्वीट पोम इज रिटन बाय द वेरी वेल नोन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है, ये बहुत ही जाने माने अमेरिकन पोएट हैं प्लस एक प्ले राइट हैं और इनका नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. The poem Dust of Snow was first published in his notable work New Hampshire in 1923. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो पोम है ये सबसे पहली बार कब पब्लिश की गई थी? 1923 में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे फेमस नोटेबल वर्क में विच वॉज न्यू हैम्पशायर. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट. नाउ What we are going to learn in this poem. अब इस पूरी पोम को पढ़ने के बाद हमें समझ में क्या आने वाला है तो देख लेते हैं भाई. This poem talks about the significance of small things in changing one's mood. ये जो पोम है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पोम है ये बात करती है कि कैसे स्मॉल थिंग्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं किसी के भी लाइफ में और वो किसी के भी लाइफ में बहुत बड़े बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकती हैं. जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट. वी गेट अ मैसेज दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस ऑफ आवर लाइव्स. और हमें दूसरा मैसेज ये मिलता है कि नो मैटर व्हाट हमारा जो सिचुएशन वो कितना भी बुरा चल रहा हो, हमारा समय कितना भी बुरा चल रहा हो, ठीक है, हमें हमेशा किसका होप करना चाहिए? बेस्ट का होप करना चाहिए. हमें हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए. ठीक है, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई आज हमारे साथ इतना बुरा हो गया, अब तो कोई होप ही नहीं बची है, कल तो कुछ और हो ही नहीं सकता, कल कुछ अच्छा होगा ही नहीं, आज खराब हो गया तो आने वाली लाइफ भी खराब है. ये हमें नहीं सोचना है. ये इस पोम का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग मैसेज है. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. स्टैंजा 1. अब स्टैंजा 1 क्या बोलता है? स्टैंजा 1 कह रहा है द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. ठीक है, यहाँ पे दो एंटिटीज की बात की गई है विच इज क्रो एंड हेमलॉक ट्री. ओके, अब क्रो और जो हेमलॉक ट्री है स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ कि ये दोनों नेगेटिव एंटिटीज हैं. क्या है? नेगेटिव एंटिटीज हैं. ये ऐसे क्रिएशन है नेचर के द्वारा जिनको हम ह्यूमंस ने क्या बना दिया है? नेगेटिव बना दिया है.
ठीक है, तो क्रो और हेमलॉक ट्री क्या है, नेगेटिव है। नाउ पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा शूक, शूक का मतलब होता है शेक, मतलब हिलना, ओके। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, एक ऐसा पॉइजनस प्लांट या ट्री कह लीजिए, ठीक है, जिसमें स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। पर ये याद रखना जरूरी है कि ये कैसा प्लांट है, पॉइजनस। कैसा है ये, पॉइजनस है। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो पोएट हैं, वो एक सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सीन जरा देख लो, बहुत सुंदर से यहाँ पर दिया हुआ है सीन। बताया जा रहा है कि विंटर का टाइम होता है, ठीक है, विंटर का टाइम है। वो जो है पोएट, वो कहाँ पर आ जाते हैं, किसके नीचे आते हैं, एक हेमलॉक ट्री के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और वहां हेमलॉक ट्री की ब्रांच पर कौन बैठा होता है, क्रो। कौन बैठा है ब्रांच पर, क्रो बैठा हुआ है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हेमलॉक ट्री और जो क्रो है वो दोनों क्या है, नेगेटिव एंटिटीज हैं, ठीक है। तो होता यहाँ पर ये है कि पोएट जो है वो एक सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कहाँ जाकर बैठ जाते हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे आते हैं और वहां पर बैठा हुआ होता है हमारा एक क्रो। क्रो जो है, अब जैसे हमने देखा है ना, जैसे ही कोई चिड़िया आती है और वो ब्रांच पे बैठती है तो ब्रांच हल्के से हिलने लगती है, या फिर जब चिड़िया उड़ के जाती है तो भी वो जो ब्रांच है वो थोड़ा सा हिलने लगती है। तो सिमिलरली या तो क्रो आकर बैठा होगा या फिर क्रो बैठकर गया होगा, जिस वजह से जो ब्रांच होती है हेमलॉक ट्री की वो क्या होने लगती है, शेक करने लगती है। अब शेक करने की वजह से क्या बताया कि विंटर सीजन था। कौन सा सीजन चल रहा था, विंटर सीजन चल रहा था। विंटर सीजन में क्या हो रहा था, अब स्नोइंग हो रही है, दिख रहा है यहाँ पर भी। तो जो आपका ब्रांच है उसमें क्या कवर था, स्नो कवर था। अब जब ये हिल रहा है तो स्नो जो है वो गिर जाती है, किस पर गिरती है, पोएट पर गिरती है। तो फर्स्ट एंजा में लाइन बाय लाइन का जो एक्सप्लेनेशन था वो यही था कि यहाँ पर एक सीन डिस्क्राइब किया जाता है। पोएट बताते हैं कि क्या होता है भाई, हेमलॉक ट्री की ब्रांच पर हमारा बैठा रहता है क्रो। क्रो के हिलने की वजह से ब्रांच भी हिलती है और ब्रांच के हिलने पर जो ब्रांच स्नो से कवर होती है वो स्नो किस पर गिर जाती है, पोएट पे गिर जाती है। नाउ लेट्स सी आगे होता क्या है। Has given my heart a change of mood. Has given my heart a change of mood. अब पोइट क्या बता रहे हैं कि वो जो इंसिडेंट हुआ था, क्या इंसिडेंट था मैम, वो जो इंसिडेंट नहीं हुआ था, ब्रांच चलने लगी थी, जो वो स्नो कवर थी ब्रांच पर, वो जो स्नो है वो उस पर गिर जाती है, यही एक स्मॉल इंसिडेंट था। ये कोई बड़ी इंसिडेंट थोड़ी है, बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बहुत छोटा इंसिडेंट होता है। और इस वजह से जो पोएट का हार्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, चेंज ऑफ मूड आ जाता है। उनका जो पूरा ध्यान था वो एकदम से पलट जाता है, उनका जो मूड था वो चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और जितना वो दिन खराब कर चुके थे, ठीक है, रिग्रेट में अपना दिन खराब कर चुके थे, उससे क्या हुआ था, उससे इस इंसिडेंट की वजह से वो जो दिन पूरा का पूरा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो खराब हो गया था और जो दिन थोड़ा बचा था वो भी खराब ना हो, उससे वो बच गए थे, ठीक है। तो ये तो थी भाई लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब जरा मीनिंग देख लेते हैं। रूड, हेल्ड इन रिग्रेट, ठीक है, रूड का मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात ये होती है, ठीक है, कि पोएट जो होते हैं फर्स्ट स्टैंजा में सीन डिस्क्राइब करते हैं और सेकंड में यहाँ पे बताते हैं कि कैसे उनका मूड चेंज हो जाता है। तो क्या मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोएट है वो बहुत ही ज्यादा सॉरोफुल हार्ट में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सौरों से भरे हुए रहते हैं, वो ग्लूमी होते हैं बहुत ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं। कई बार हमारी लाइफ में हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है, या फिर ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से क्या होता है, हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने की वजह से है ना, वो पूरा का पूरा जो टाइम है, हम ये नहीं सोचेंगे कि अब जो हो गया उसको ठीक कैसे करना है, हम ये नहीं सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ वो क्यों हो गया, क्या मैं आगे कर पाऊंगी कुछ, या मैं नहीं कर पाऊंगी, या मुझे छोड़ देना चाहिए, यार मैं ही क्यों। आते हैं ना क्वेश्चंस कि भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों,
होता है, ऐसा कई बार हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी होता है तो देखिए कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताया है कि नेगेटिव जिन भी चीज़ों को हम बोलते हैं वो कैसे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। हमने बात की है यहाँ पर क्रो की, किसकी बात की है? क्रो की बात की है, ठीक है। देखिए क्रो जो है और हेमलॉक ट्री जो है वो नेगेटिव एंटिटीज है। अब देखिए क्या होता है ना कि हम अगर चाहेंगे कि हमारे घर में नेस्ट्स हो, ठीक है, नेस्ट घोंसला हो, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि स्पैरो का हो या पिजन का हो, हम इनके चाहेंगे नेस्ट, ठीक है। हम चाहेंगे कि ये लोग आए बोलें, ठीक है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में नेस्ट किसका हो? क्रोज का हो। क्यों? क्योंकि हम क्रोज को किससे सिग्निफाई करते हैं? डेथ से। और आपने सुना भी होगा कि जब हम पिंडदान जिसको बोलते हैं हम, मतलब जो हमारे फोर फादर्स जब मर जाते हैं, वो नहीं रहते हैं दुनिया में, ठीक है, तो एक डे होता है जिसमें हम पिंडदान करते हैं, हम खाना देते हैं, ठीक है, अपने फोर फादर्स को खाना देते हैं। और वो खाना जो है हम किसको दे रहे हैं? क्रो को दे रहे हैं, ताकि क्रो अगर खाएगा तो वो जो खाना है वो किसको मिल जाएगा? फोर फादर्स को मिल जाएगा। ऐसा क्या है? सोचना है, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है? हम क्रो को डेथ का सिंबल मान रहे हैं, ठीक है, हम डेथ से क्या कर रहे हैं? उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो क्रो क्या है? क्या वो अच्छा ओमेन है? नहीं, हम क्रो को बैड ओमेन मानते हैं, अपशकुन का कारण मानते हैं हम क्रो को, ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज अगर हम चाहते हैं कि हमारे हाउसेस में, तो हम क्या चाहिए कि ओक का हो, मैपल का हो, ठीक है, या फिर गुआवाज हो। पर हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में कोई ऐसा प्लांट हो या कोई ऐसा ट्री हो जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो। बट हेमलॉक ट्री क्या होता है? पॉइजनस होता है, ठीक है। ये हमारी थिंकिंग है, मेंटालिटी है कि अगर हम कुछ भी नेगेटिव यहाँ पर जिसको भी नेगेटिव बोल रहे हैं वो हमारे आसपास होगा तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ये हमारी थिंकिंग है। अब जैसे एक और ले लेते हैं कि जब भी हम रास्ते पर निकल रहे हैं, ठीक है, और वहां पर रास्ते को कौन क्रॉस कर देती है? एक कैट क्रॉस कर देती है। अब वो जब कैट जो है वो रास्ता क्रॉस कर रही है, वो बेचारी एकदम मस्त कि चलो आज ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, वो अपने प्लान्स बनाई हुई है। और फिर हम क्या बोल रहे हैं? यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब आगे जाएंगे तो कुछ खराब हो जाएगा। तो देखिए ये जो कैट भी है ये किसका क्रिएशन है? ये नेचर का क्रिएशन है, ओके, ये नेचर का क्रिएशन है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम नेचर के क्रिएशन को क्या कह रहे हैं? नेगेटिव कह रहे हैं। हमने उसको कैसे भर दिया, उसके ट्रेड्स को कैसे समझ गए? हम नेगेटिव ट्रेड समझ गए हैं। सिमिलरली पोएट भी यहाँ पे बताते हैं कि कैसे क्रो को और हेमलॉक ट्री को हम इतना नेगेटिव मानते हैं, लेकिन ये जो क्रो और जो हेमलॉक ट्री है वो इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ गए। वो इतने ज्यादा उदास थे, वो अपना पूरा का पूरा दिन बर्बाद करने वाले थे रिग्रेट में, ठीक है, किसी पछतावे में। लेकिन क्या होता है? लेकिन वो देखते हैं कि कैसे क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने उनका पूरा का पूरा मूड चेंज कर दिया। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि नेचर ने जो भी क्रिएट किया है वो नेगेटिव है। हम हमेशा ये देखेंगे कि नेचर ने जो भी क्रिएट किया है वो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव ही होता है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। वो हम है, हमारी मेंटालिटी है, हमारी दकियानूसी सोच है, सुपरस्टिशंस है कि हम सोच लेते हैं कि ये नेगेटिव है तो हम हमारे सामने ये आ जाएगा या हम उसके सामने चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा माहौल बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब कुछ कहाँ पर है? आपके माइंड में है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। शॉर्ट सी बात ये है कि एक इंसिडेंट होता है जिसमें जो पोएट हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे आते हैं। पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल है, वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, दुखी होते हैं, कुछ ऐसा हो गया होगा, ठीक है। और वो अपना पूरा का पूरा दिन जो है सोचने में बिता रहे होते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, मैं ही क्यों। और तब तक में क्या होता है? तब तक में हमारे आते हैं क्रो भैया। क्रो भैया क्या करते हैं? क्रो भैया ब्रांच को हिलाते हैं, क्योंकि क्रो भैया को पता था कि ब्रांच को हिलाऊंगा और वो किस पर गिरेगी? ब्रांच नहीं, स्नो। स्नो किस पर गिरेगी? पोएट पर गिरेगी। और पोएट का जो मूड है वो बूम, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल इंसिडेंट हुआ जिसमें दो नेगेटिव एंटिटीज इन्वॉल्व थे, इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से जो पोएट होते हैं उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है और वो फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं। और जो वो आधा दिन अपना गवा चुके थे रिग्रेट करने में, और जो आधा दिन बचा था उस आधे दिन को भी रिग्रेट में ना
भेजने के बजाय उन्होंने क्या किया, उसको अच्छे से यूज किया। वो जो पूरा का पूरा दिन 24 आवर्स वो क्या करने वाले थे, रिग्रेट में निकालने वाले थे, एक स्मॉल इंसिडेंट ने क्या किया, उस पूरी चीज को बचा लिया। ठीक है, पोएट के पास अब जितना भी समय बचा था, पोएट ने क्या किया, पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव करने का ही सोचा और पॉजिटिव ही किया। So I hope the chapter was clear, not the chapter but the poem was clear. Okay, now let's see something very important regarding poem, okay, which is poetic devices used in the poem. अब poetic devices, भाई poetic devices के ऊपर हमने बढ़िया सा लेक्चर किया है, नहीं देखा है तो जल्दी देख लो, तभी ये समझ में आने वाला है। समझे? समझ गए? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहला पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है इस पोम की, ए बी ए बी। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे, मैम जरा बता दीजिए, क्योंकि हम तो पढ़े नहीं है, एग्जाम आया है, बस डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। चलो भाई देख लेते हैं। अब बच्चों को टेंशन हो और मैम साथ ना दे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो राइम स्कीम में क्या है भाई, क्रो। क्रो का जो साउंड है उसको हमने क्या मान लिया, क्रो के साउंड को मान लिया हमने ए। फिर है मी, क्रो और मी दोनों सेम है क्या, है क्या सेम? नहीं है सेम, तो मी को माना बी। स्नो, क्रो स्नो दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, क्रो को ए मान लिया, स्नो और क्रो एक है तो स्नो को भी क्या माना भाई, ए। मी और ट्री, मी ट्री दोनों सिमिलर साउंड हो रहे हैं, हाँ भाई, तो इसको मान लिया बी। क्या निकला, ए बी, ए भी निकला। चलो अब नेक्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में हार्ट, क्या हार्ट, हार्ट को क्या देखते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं। मूड, हार्ट मूड, क्या दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, मूड को मान लेते हैं भाई बी। पार्ट, हार्ट पार्ट दोनों क्या सिमिलर साउंड कर रहे हैं? यस मैम कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं भाई ए। रूड, मूड रूट दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, यस मैम कर रहे हैं, रूट को क्या माना बी। क्या निकल के आ गया, राइम स्कीम ए बी ए बी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिंबोलिज्म। अब देखिए सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म भी बताया था क्या होता है यहाँ पर। क्रो जो है हमारा, वो किससे सिंबलाइज किया जा रहा है, डेथ से सिंबलाइज किया जा रहा है। ठीक है, किससे सिंबलाइज कर रहे हैं, डेथ से, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना। ठीक है, सिमिलरली जो हेमलॉक ट्री है वो भी क्या है, वो भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, हमने इन दोनों को क्या मान लिया था, हमने इन दोनों को माना था नेगेटिव एंटिटीज, या फिर बोल दीजिए नेगेटिव क्रिएशंस बाय नेचर, क्योंकि ये हम मान रहे हैं पर नेचर क्या कभी क्रिएट करती है, नहीं। तो किसको सिंबलाइज किया गया है, हेमलॉक ट्री को और क्रो को, इन दोनों को सिंबलाइज किया गया है नेगेटिवली। ओके, एलिटरेशन, ठीक है, एलिटरेशन क्या है भाई, एलिटरेशन है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द इनिशियल वर्ड्स गिवन इन अ सेंटेंस। चलो देख लेते हैं। हैज गिवन माय हार्ट, हैज हार्ट, क्या देख रहे हैं हम, एच और एच दोनों की दोनों ही ह का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस में। सेव्ड सम, सेव्ड सम, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला, एलिटरेशन देखने को मिला। क्लियर? ओके, चलिए एलिटरेशन हो गया। ओके, अब हम बात कर रहे हैं समरी की। किसकी बात कर रहे हैं, समरी की बात कर रहे हैं। तो समरी क्या होता है भाई, पूरा का पूरा पोम पढ़ लिया, अब उससे निकला क्या, सार क्या निकला वो हम देख लेते हैं। और इस समरी को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। द पोएट इज वेरी डिप्रेस्ड एंड इज वॉकिंग अराउंड लॉस्ट। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि जो पोएट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉरोफुल होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, he is fully lost and is only thinking about the losses, sorrows and regrets of his life। जो पोएट होते हैं वो इतने ज्यादा दुखी हैं कि वो सिर्फ अपनी लाइफ के लॉसेस के बारे में सोच रहे हैं, जितने भी दुख हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, और जितना भी पछतावा है उनके लाइफ में सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। Because of this he wants to take his life or sacrifice his life for no good reason।
ठीक है, होता है कई बार जब हम बोलते हैं ना कि भगवान मैं ही क्यों, इससे अच्छा होता तो मैं होती नहीं, ये सब बहुत फालतू की बातें हैं। अगर आप नेचर के द्वारा क्रिएटेड हो तो आप बेस्ट हो, आपके पास कोई हक नहीं बनता, कोई राइट नहीं बनता कि आप ये बोलो कि मैं ये क्यों, ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पोएट जब बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं वो सिर्फ लॉसेस के बारे में सोचते हैं, सॉरोज के बारे में सोचते हैं और रिग्रेट्स के बारे में सोच रहे होते हैं, और इस वजह से वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाह रहे होते हैं। अपना दिन तो वे ऐसे ही खराब कर चुके थे। While he was under the hemlock tree, a crow shook the branch of it, and the snow that covered the part of the branch fell on poet's body. ठीक है, यही इंसिडेंट हुआ था फर्स्ट स्टैंजा में। क्या होता है, वो जैसे ही हेमलॉक ट्री के नीचे आते हैं पोएट, तब जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री के ब्रांच को शूक कर देता है, और शूक करने की वजह से हेमलॉक ट्री पर जो स्नो होता है वो किस पर गिर जाता है, वो गिर जाता है पोएट के ऊपर। इतनी बात थी। This little act altered, changed his mind about sacrificing his life. Rather, he followed path of healing his heavy heart. ठीक है, अब क्या होता है देखो, इसी तरीके से पोएट भी है ना बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे, एकदम डांस 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 काइंड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो छोटा सा इंसिडेंट होता है, ठीक है, छोटा सा इंसिडेंट होता है, एक एक्ट होता है, इससे क्या होता है, पोएट का जो मूड है वो ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब वहां जहां पर वो सोच रहे थे कि वो अपनी लाइफ में कितने रिग्रेट्स हैं, बार बार सोच रहे थे कि ये था वो था, अपने रिग्रेट्स के बारे में सोच रहे थे, पछतावे के बारे में सोच रहे थे, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे थे, तभी इस एक्ट से क्या हुआ, वो किस पाथ पर चले गए, हीलिंग हिज हैवी हार्ट। ठीक है, वो अपने हैवी हार्ट को क्या करने लगे, हील करने लगे, वो उस पाथ पर चले गए। The poet very beautifully represents about how the subjects of bad omen can also bring positivity in life. जो पोएट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस पोम में बहुत ही खूबसूरती से बताते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि बैड ओमेन जो अपशकुन जिनको हम मानते हैं, वो सारे सब्जेक्ट जिनको हम अपशकुन मानते हैं, कैसे वो पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं किसी की भी लाइफ में। And this all depends on the sight of a person. ठीक है, अगर आप सोचोगे कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, मुझे किसी ने घर से बाहर निकलते वक्त टोक दिया, अब तो कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा, आपका माइंड वही प्रोसेस कर रहा है कि कुछ गड़बड़ होगा, और हाँ गड़बड़ हो जाती है, और फिर आप क्या कहते हो कि ये हुआ था तभी हुआ। अरे यार, सोच पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पोएट क्या बताते हैं, पोएट बताते हैं कि छोटे से एक्ट की वजह से और उन सारी चीजों की वजह से जिनको हम एक बैड ओमेन का दर्जा देते हैं, उन्हीं की वजह से कैसे किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है। और जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे साथ नेगेटिव हो रहा हो, चाहे वो हमारे साथ पॉजिटिव हो रहा हो, वो सब किस पर डिपेंड करता है, थॉट ऑफ अ पर्सन, साइट ऑफ अ पर्सन। Hence the poem teaches that even small acts, good gestures and good words can motivate and enlighten us to do better. ये पोम हमें यही सिखा रही है कि स्मॉल एक्ट्स, छोटे छोटे एक्ट्स, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आज कुछ तूफानी करते हैं यही हो तो ही पॉजिटिविटी होगी, नहीं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी चलते हुए छोटे से बच्चे को मुस्कुराते हुए देख लेना, ठीक है, किसी फादर या सन को एक साथ गले लगते हुए देख लेना, कभी किसी छोटे से बछड़े को, काफ को, गाय का दूध पीते हुए देख लेना। ठीक है, ये सारे जो छोटे छोटे एक्ट्स हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों से क्या होता है, मन खुश हो जाता है। तो वो हम पर डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड करता है कि कैसे हम हमारी आसपास चीजें जो भी हो रही हैं, होने वाली चीजें हैं, उसको कैसे पॉजिटिवली, ब्यूटीफुली देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, सो आई होप जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर नहीं पोम मैम, यस, जब आप इस पोम को पढ़ते हैं तब आप समझते हैं कि कैसे जो स्मॉल स्मॉल एक्ट्स हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है। पॉजिटिविटी लेकर आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी लाइफ जो है वो पॉजिटिव रहेगी। विद दिस मैं आयुषी श्रीवास्तव आपसे लूंगी अलविदा। तब तक मत कहना जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिल नहीं जाते, क्योंकि हम तो मिलने वाले हैं फिर से।
ठीक है। सो आई होप ये पोम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। जो समरी आपको दी गई है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके आंसर्स दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विद दिस वी विल मीट इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।